सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब और सत श्री अकाल। भारत के बढ़ते कदम चैनल पर मैं कैलाश शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को समय से समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज की ये वीडियो मुझे उन सभी राष्ट्रवादी और हिंदूवादियों को समर्पित है मेरी तरफ से, जो लोग भारत की चिंता करते हैं, भारत के बारे में सोचते हैं और ख़ासकर जो हमारा एक शत्रु आज के टाइम में चाइना, जो हमारा पहले से ही शत्रु है, चाइना के बॉर्डर के साथ बसा हुआ उत्तराखंड राज्य, क्योंकि ये बॉर्डर वाला स्टेट है, इसलिए इस स्टेट के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको कहना चाहता हूँ। मैं अपने मामा के प्रति भी आभारी हूँ, सुरेशानंद सुंदरियाल, जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया और ये वीडियो उन्हें भी समर्पित है। सभी राष्ट्रवादी और हिंदूवादी लोग इस बात पर स्पेशली ध्यान दें कि हमारा एक राज्य उत्तराखंड, जो चाइना जैसे ताकतवर देश के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ से हमारे को काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कोई भी देशभक्त ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश में दोबारा से कश्मीर जैसी कोई समस्या किसी और स्टेट में पैदा हो। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ इसके बारे में। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो बॉर्डर के साथ अटैच है, लेकिन इस उत्तराखंड में पिछले 50 साल से लेकर अब तक लगातार लोगों का पलायन होता जा रहा है। लोग वहाँ पे काम करने को तैयार नहीं हैं या वहाँ पे रहने को तैयार नहीं है, सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं हैं या किस उस एरिया का विकास नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। इस केस में जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन लोगों के पास आजीविका के सिर्फ कुछ ही साधन हैं, जैसे फ़ौज में भर्ती हो जाना, टीचर बन जाना। इस तरह के शुरुआत में आजीविका के साधन थे। खेती बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन ज़मीन काफ़ी थी। उस काफ़ी ज़मीन का अशिक्षा की वजह से ज़्यादातर वहाँ पर लोगों ने उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए या सुविधाओं की वजह से उस एरिया का फ़ायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि वहाँ पे पानी की भी काफ़ी शॉर्टेज थी। क्योंकि पहाड़ों का पानी, एक बार हमारे मोदी जी ने या शायद अटल जी ने भी कहा था कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी वहाँ के काम नहीं आती। उसके पीछे कारण यही है कि लोग जवान होकर शहरों पे नौकरी करने या काम धंधे करने चले जाते हैं और वहाँ का पानी जो निकलता है वो पानी पहाड़ों से बहता हुआ मैदानी इलाकों में आ जाता है, जो पहाड़ों के काम तो नहीं आता लेकिन मैदानों के काम अवश्य आता है। तो दोस्तों, वहाँ पर आज के टाइम में पहले तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा कि हमारे हर चीज़ के लिए सरकार को दोष देना ही मैं कभी नहीं करता। वहाँ के लोकल लोगों के बारे में भी कुछ मैं समझाना चाहूँगा, उनकी आजीविका के साधन कुछ मैं बताना चाहूँगा। जैसे वहाँ पर ज़मीन की कोई कमी नहीं है, तो जैसे फूलों की खेती, लेकिन फूलों की खेती में रोज़ाना आय हो सकती है, लेकिन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के साधन इस तरह से नहीं है कि वो फूल रेगुलर बेसिस पे आप आकर शहर में बेच सकें और उससे कमाई कर सकें और अपना परिवार पाल सकें। तो फूलों की खेती का ऑप्शन बहुत कम हो पाएगा। इसके लिए सरकार को मदद करनी पड़ेगी। जब सरकार वहाँ पर ट्रांसपोर्ट ढंग से लागू कर पाएगी तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। इसके अलावा बागवानी में दोस्तों ये है कि फलदार वृक्ष वगैरह अगर लगाए जाएंगे, फलदार वृक्ष लगाकर आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगले 5-6 साल बाद फलदार वृक्ष आगे के लिए फल देने के काम आते हैं और उसके बाद हम आगे वो कोई भी किसान परिवार अपना पेट पालन कर सकता है, अपना बच्चों का पेट सही ढंग से पाल सकता है। उसमें शुरुआत में आपकी इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। ज़मीन वहाँ पे है और उसमें फलदार वृक्ष वगैरह आराम से लग सकते हैं, आम, लीची, आड़ू, इलायची और इसके अलावा दुनिया भर की चीज़ें, हर तरह के फल फ्रूट, संतरे, किन्नू, दुनिया भर के फल फ्रूट, अमरूद, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लग सकती हैं और आराम से लग सकती हैं। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि आज अगर कोई आदमी फलों के लिए काम करना शुरू कर रहा है, वो पेड़ लगा रहा है, तो उसको भी इनकम 5-6 साल बाद होगी। अब 5-6 साल बाद जब इनकम होगी तो वो ये 5-6 साल तक घर पे बैठा क्या करेगा, ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपने बच्चे कैसे पालेगा, ये
ये चीज़ उसे परेशान करती है, जिससे उसे तुरंत कमाई चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार ज़्यादातर रहते हैं। वो वहाँ से दिल्ली आना या बॉम्बे जैसे शहरों में जाना पसंद करते हैं। वहाँ पे वो नौकरी कर लेंगे, किराए के छोटे-छोटे घरों में रह लेंगे, लेकिन अपने 500-500 हज़ार-हज़ार गज के खाली घर पड़े हुए हैं जिसमें ताला लगा हुआ है। ये दूसरी समस्या। अब इसमें एक चीज़ और है, पशुपालन। पशुपालन में भी काफ़ी अच्छी कमाई हो सकती है, लेकिन पशुपालन में होता यह है कि एक गाय 2 गाय खरीद कर अगर उस पे ही काम करें तो आदमी का अपना परिवार पालना भी किसान के लिए मुश्किल हो जाता है। इस केस में सबसे ज़्यादा कमाई उसे होगी पशुपालन में। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जिस हिसाब से पशु बढ़ते हैं उस हिसाब से कोई बड़े से बड़ा बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं दे सकता, या बड़े से बड़े धंधे में आपकी कमाई नहीं हो सकती। आप ये मान के चलिए कि 6 साल में एक गाय से आपके पास लगभग 20-22 गायें हो सकती हैं, एक बकरी से आपके पास लगभग 60 बकरी हो सकती हैं। ये लेकिन इस सब का क्या फ़ायदा? 5-6 साल तक उसको होल्ड करने की कैपेसिटी उन लोगों के पास नहीं है, इसलिए वो टाइम टू टाइम जैसे ही गाय ब्याएगी अगले टाइम पे उसको बेच देंगे, उसके बच्चे बेच देंगे। तो इस तरह से वो ज़्यादा कमाई कर नहीं पाएंगे, और कमाई कर नहीं पाते तो फिर लास्ट में उनके साथ यही ऑप्शन है। इन सब चीज़ों से आप लोग ये समझ गए होंगे दोस्तों कि मेन प्रॉब्लम उनके साथ शुरुआत के 5-6 साल की है। अगर कोई भी आदमी कोई नया काम करना चाह रहा है तो उसको शुरुआत में 5-6 साल तक की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। एक चीज़ और है, जो खेती है, खेती में आपको 6 महीने में इनकम आनी शुरू हो जाती है, लेकिन खेती के लिए वहाँ पर साधन वगैरह बहुत ज़्यादा कम है। और मेन प्रॉब्लम वहाँ पे खेती की सबसे बड़ी ये भी है कि हमारी सरकार ने, देखो दोस्तों बुरा मत मानना, हमारी सरकार ने वहाँ पे कई परिवारों को 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो जो चावल देना शुरू करा है। उससे उन लोगों का खेती में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि खेती में पूरी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें अपने घर के लायक नहीं मिल पाता। यहाँ पे 400-500 रुपये लगाकर वो पूरे महीने का राशन वगैरह उनका सारा गुजारा हो जाता है, इसलिए वो खेती में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये जो 3-4 तरह की चीज़ें हैं ये वहाँ पे लोग कर सकते हैं और करना चाहते भी हैं। मेरी कई लोगों से बात भी हुई है, लेकिन मेन प्रॉब्लम्स आगे आने वाले टाइम की है कि 5-6 साल तक उनका काम कैसे चले। सॉरी। एक चीज़ और है दोस्तों, अब मैं सरकार की तरफ से कहना चाहूँगा। पब्लिक को तो काफ़ी कुछ कह दिया, चीज़ें बता भी दी हैं। सरकार की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे आपको देखो लेबर, पहाड़ों में आपको लेबर सस्ती मिल सकती है, खासकर उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे ज़मीन आपको सस्ती मिल सकती है, आप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज IIT वगैरह वहाँ पर बना सकते हैं। इनमें मैंने एक चीज़ नोट करी है कि बच्चा जंगल में जाकर भी पढ़ने को तैयार है, उसको अगर अच्छी IIT में एडमिशन मिल रहा है तो वो कहीं पर भी जा सकता है। और इस तरह से अगर कुछ IITs या मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर प्राइवेट या गवर्नमेंट के भी अगर चलें तो वहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी अच्छा रोज़गार मिलेगा, क्योंकि एक कॉलेज बनने का मतलब यह है कि 500-700 हज़ार स्टूडेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं, उनके प्रोफेसर, टीचर्स वगैरह, उनकी फैमिलियाँ, इस तरह के लोग आ जाते हैं, तो वहाँ के लोकल लोगों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। वो लोग अपने होटल खोल सकते हैं, ढाबे खोल सकते हैं, किराए पे मकान दे सकते हैं रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी मतलब सरकार को करनी चाहिए ताकि उन लोगों का विकास हो सके। देखो, अगर विकास नहीं होगा, वहाँ के लोग ये पक्का है कि देशभक्त हैं, पूरी तरह से सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे देश में बहुत सारे फौजियों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई, या आज के टाइम में उग्रवाद के टाइम में भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब उत्तराखंड का कोई ना कोई लड़का शहीद नहीं होता। तो आज के टाइम में यही देखते हुए मोदी जी ने कई जगह पे उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के लोगों को आगे बढ़ाया है। हमारी सरकार में कई इम्पोर्टेंट पद पर ये सारे लोग हैं, लेकिन उन लोगों से भी मैं यही पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के लिए बेसिकली जो ये सारी चीज़ें हैं उसके लिए क्या किया। हमारी सरकार अगर कहीं पे बगावत होती है वहाँ पर पैसे से मदद करती है, बगावत को दबाने की कोशिश करती है, फौजी भेजती है, सारी चीज़ें करती है, लेकिन जहाँ पर लोग ये पूरी देशभक्ति के साथ लगे हुए हैं, अपनी गरीबी का सामना कर रहे हैं, वो पलायन को मजबूर हैं। उनकी मजबूरी का कोई दूसरा दुश्मन मुल्क फ़ायदा ना उठाए, इसके लिए हमारी सरकार को देखना पड़ेगा। और मैं कभी भी पॉलिटिकल वीडियोज़ बनाने में विश्वास नहीं करता, लेकिन ये पॉलिटिकल वीडियो अपने आप ही बनती जा रही है, क्योंकि समाज वो भी ऐसा राज्य जो चीन जैसे दुश्मन देश के पड़ोस में हो, वहाँ से चीन वहाँ पे सपोर्ट कर सकता है, कुछ भी गलत कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सॉरी फ़ोन आ गया था। तो अब दोस्तों, अब आप ही देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है,
मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन इस पूरे केस में मेन चीज़ यही है कि शुरुआत के 5-6 सालों में किस तरह से वो, अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ पेड़ों पे, पेड़ लगाने पे, फलदार वृक्ष लगाने पे कुछ सब्सिडी वगैरह दे सके, या वो पशुओं को पालने पे कुछ सब्सिडी दे सके, तो ये लोग उसे 5-6 साल तक किसी तरह से चला लें तो वहाँ के परिवारों का जीना काफ़ी अच्छा आसान हो जाएगा, और वो लोग अपने ही इलाके में रहकर कुछ अपना खेती कर और आगे बढ़कर कुछ सहयोग कर सकेंगे देश के लिए भी। और वहाँ के लोकल लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने ये 2-3 उद्योग बताए हैं, इन उद्योगों में भी कोई कमी नहीं है, और खेती से आदमी करोड़पति भी बन सकता है। दिल्ली में आप लोग आए होंगे तो आपने यहाँ के लोकल लोगों को भी देखा होगा कि अपनी खेती से उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है। दुग्ध उत्पादन की वहाँ पे फैक्ट्री, और वहाँ पे उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन की फैक्ट्री लग सकती है, मिल्क प्रोडक्ट की फैक्ट्री लग सकती है, अचार, जूस, इस तरह की फैक्ट्रियाँ ईजीली लग सकती हैं। इसके लिए भी सरकार वहाँ के लोकल लोगों को कुछ बेनिफिट्स वगैरह दे और लोन वगैरह प्रोवाइड करवाए। वहाँ के लोकल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ये वीडियो खासकर है कि वो अपने ही एरिया में रहकर अपने राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपने घर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और आगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा हर पड़ोसी देशों से जहाँ जहाँ हमारे संबंध खराब हैं, जैसे कश्मीर के साथ लगातार वो पाकिस्तान के साथ लगता हुआ कश्मीर है, कश्मीर में पाकिस्तान की वजह से काफ़ी दुखद दिन हमारे भारत सरकार को और हमारे देशवासियों को देखने पड़ रहे हैं। इस तरह का कुछ कोई घटना उत्तराखंड में ना हो, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है उत्तराखंड के लोगों से भी कि वो अपने एरिया में रहकर अपने एरिया को पलायन ना करें, उसका विकास करें। अगर आपका कोई परिवार का आदमी यहाँ नौकरी करने भी आना चाहता है तो महीने में 4 दिन की छुट्टी लेकर वो आराम से उत्तराखंड जा सकता है, वहाँ पे मिल सकता है अपने बीवी बच्चों से, लेकिन अपने परिवार को वहीं रहने दे। और जो रिटायर्ड लोग हैं वो अपना गांव में जाकर रहें, अपना घर बनवाएं। इससे हमारा वहाँ पे पलायन रुक जाएगा। मैं नहीं चाहता कि चीन के जासूस लोग वहाँ पर आएँ, वहाँ पर हमारे लोगों को भड़काएँ और किसी तरह का उपद्रव बने। और ये सभी हिंदूवादी, सभी राष्ट्रवादी, सभी नेता, यहाँ तक कि हर हिंदुस्तानी ये चाहता होगा कि हमारे को कश्मीर जैसे बुरे दिन दोबारा से किसी और राज्य में ना देखने पड़े। तो दोस्तों, अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे कुछ मैंने बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ करना। और दोबारा से मैं अपने मामा जी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस बारे में कहा। श्री नमस्कार जी, धन्यवाद। श्री सुरेशानंद सुंदरियाल हमारे मामा जी का नाम है, और उनका मैं नाम लेना इसमें वीडियो में स्पेशली चाहता था। अच्छा दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ और है, अगर किसी ने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।